कोलकाता मर्डर केस, जिसके आरोपी संजय रॉय और उस दिन की हुई घटना को एक बार फिर से याद करते हैं। समझते हैं उन पहलुओं को जिसे हम बारीकी से नहीं समझ पाए। 9 अगस्त से लेकर संदीप घोष की गिरफ्तारी तक के वो छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें आप मिला लेंगे तो रेप मर्डर केस का आधा किस्सा समझ जाएंगे। फिर आप अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना हुई 1886 में। गौर से सुनिएगा, ये भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से एक है। इसका नाम प्रसिद्ध परोपकारी डॉक्टर राधा गोविंद कर के नाम पर रखा गया। ये कॉलेज पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध है और स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस अस्पताल का इतिहास ही इसके हालात बताता है। मेडिकल कॉलेज चर्चित होना और छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद कई जगहों पर शिफ्ट होता रहा। रिपोर्ट्स कहती हैं साल 1898 में कॉलेज बिल्डिंग के लिए बेलगछिया में 12,000 रुपए से 4 एकड़ जमीन खरीदी गई। 4 साल बाद 1902 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। तब बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वुडबर्न ने एक 30 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। यही था वो अस्पताल। इसके बाद बिल्डिंग में 2 फ्लोर बनाए गए। साल 1904 में कलकत्ता स्कूल ऑफ मेडिसिन का कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन ऑफ बंगाल के साथ विलय हुआ। विलय के बाद संस्थान का नाम बदला गया, बेलगछिया मेडिकल कॉलेज हो गया। 1916 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कारमाइकल ने इसका उद्घाटन किया। बाद में उन्हीं के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम कारमाइकल कॉलेज हो गया। इस बीच राधा गोविंद कर भी पिता की तरह मेडिसिन की किताबें लिखते रहे। साल 1918 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके निधन के बाद अस्पताल बड़ा होता गया, अलग अलग डिपार्टमेंट खुले। उनके निधन के 30 साल के बाद 1948 में बंगाल के तत्कालीन प्रीमियर बिधान चंद्र रॉय ने कारमाइकल कॉलेज का नाम बदला, आरजी कर मेडिकल कॉलेज रखा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूरा नाम है राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज। और फिर इसे एक दशक बाद ये एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। इस अस्पताल पर इससे पहले भी कई बार कालिक पुत चुकी है, चाहे वो 2001 में हुआ सौमित्र मर्डर केस हो या 2003 का अरिजित दत्ता सुसाइड केस। 2016, 2020 और 2023 और अब 2024 ये वो साल हैं जब किसी न किसी की इस अस्पताल में संदेहास्पद मौत होती रही है। चलिए अब लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस पर आते हैं। आरोपी संजय रॉय साल 2016 में इसी अस्पताल में आता है, वो भी एक कुक के तौर पर। यहाँ वो रसोइये का काम करता था। फिर 1 साल के बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसी का दावा करती हैं। कहा गया 3 साल बाद वो फिर से लौटता है और इस बार वो सिविक वॉलंटियर बन के आता है। दरअसल वेस्ट बंगाल में यानी कोलकाता में या फिर पूरे बंगाल में पुलिस की सपोर्ट के लिए एक सिविक वॉलंटियर रखा जाता है। यहाँ वो जम के ऊपरी कमाई करता था। संजय रॉय जब सिविक वॉलंटियर बना तो उसने खूब उगाही करनी शुरू कर दी। जुगाड़ से पेशेंट को बेड दिलवाता, उनसे मोटी रकम वसूलता। दिलचस्प बात दरअसल ये है कि संजय रॉय बॉक्सर भी रहा है। कुल मिलाकर संजय रॉय पुलिस की सपोर्ट से ज्यादा उगाही का काम करता था। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि संजय रॉय का रसूख इतना तगड़ा था कि वो कई पुलिस वालों के ट्रांसफर भी करवा देता। संजय के लिंक इतने जबरदस्त थे कि उस अस्पताल में बैरक भी मिला हुआ था। ये बैरक दरअसल ASI अनूप दत्ता का था जो उससे मिला था। ASI दत्ता को इस केस में आपने तब देखा होगा जब संजय रॉय को पुलिस थाने ले जा रही थी और वो उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। मतलब ये है कि संजय रॉय पहुंच में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। इसके करीबी रिश्ते अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से भी थे। ये वही संदीप घोष हैं जो अभी फिलहाल CBI के रडार पर हैं। आसपास बड़े बड़े लोगों का घेरा बनाकर संजय रॉय खुद को पुलिस वाला समझने लग गया। आपने संजय रॉय की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वो बाइक पर बैठा हुआ था। उसकी बाइक पर पुलिस लिखा था, ये उसकी बाइक थी। उसने अपनी बाइक पर पुलिस लिखवाया था। जो भी देखता उसको लगता कि संजय रॉय पुलिस वाला है, जबकि संजय एक सिविक वॉलंटियर था। अस्पताल में उसका बेरोक टोक आना जाना था। वो कभी भी किसी भी वार्ड में किसी भी वक्त आ जा सकता था। उसको किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं थी। संजय रॉय की अगर परिवार की बात करें तो आपने तस्वीरों में उसकी मां को भी देखा होगा। संजय रॉय के घर में उसकी मां, बहन और एक पत्नी है जिसके साथ उसका तलाक हो चुका है। संजय रॉय ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया था, उसके साथ भी संजय रॉय मारपीट करता था। दूसरी शादी उसने जब की तो दूसरी शादी जिस महिला से उसने की उस महिला को भी वो खूब मारता पीटता था।
साल 2022 में दरअसल संजय रॉय ने दूसरी शादी की थी। संजय की सास को जब ये पता चला, यानी जब संजय की दूसरी सास को ये पता चला कि उसकी बेटी को संजय रॉय मारता पीटता है, तो वो अपनी बेटी को लेकर चली गई और उसी दौरान बेटी की किसी बीमारी से मौत हो गई। यानी संजय रॉय की जो दूसरी पत्नी थी उसकी मौत हो चुकी है। साल 2023 में आरजीकर कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ अस्पताल में विरोध के स्वर गूंज रहे थे। कहा जाने लगा कि वो करप्ट हैं, ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी करते हैं, हेराफेरी करते हैं। इन आरोपों के बारे में सबको तब पता चला जब उसी अस्पताल के एक पूर्व सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने खुलासा किया। अख्तर अली का संदीप घोष पर बयान और आरोप कई सवालों के जवाब दे देता है। दरअसल अख्तर अली ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का संदीप घोष गैर कानूनी ढंग से तस्करी करवाता था। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? दरअसल अस्पताल से निकले हुए वो कूड़े कचरे, जो जैसे ऑपरेशन में कुछ निकला या फिर कुछ कॉटन, सिरिंज, ये सारी चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट ही होते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स इसमें आ जाते हैं। मान लीजिए कोई सर्जरी हुई किसी तरीके की, उस दौरान जो कचरा निकला, वो सब कुछ, उसे ही बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। दरअसल इसी के गैर कानूनी ढंग से तस्करी का जो आरोप है वो संदीप घोष पर लगा। ये काम वो अपने एडिशनल सिक्योरिटी ऑफिसर से करवाता। ये माल बांग्लादेशी नागरिक को भी बेचा जाता था। इस पर अख्तर की शिकायत पर एक कमेटी का गठन हुआ। जैसे ही अख्तर अली ने ये रिपोर्ट सबमिट की, उसके दूसरे दिन ही वाइस प्रिंसिपल ने उस कमेटी को भंग कर दिया। ये आरोप अख्तर अली लगाते हैं। अख्तर अली का कहना है कि संदीप घोष के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई बार उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार आरजीकर मेडिकल की घटना के बाद 16 अगस्त को होम विभाग एक एसआईटी का गठन करती है, यानी गृह विभाग एक एसआईटी का गठन करती है, आदेश देती है वो इसकी जांच करे। एसआईटी ने 17 अगस्त को अख्तर अली को बुलाया था। अख्तर अली का बयान भी रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें अख्तर अली ने कहा था कि संदीप घोष के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं और वो सारी बातें उन्होंने एसआईटी को बता दी थी। इसके बाद वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाने की वजह थी एक बहुत बड़ा नेक्सस, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। सीबीआई छापों से सबको पता चल गया था कि कितने लोग शामिल होंगे। ऐसे में अख्तर अली का कहना है कि वो चाहते थे कि पूरा स्कैम पर्दाफाश हो और किसी दूसरी जगह भी इस तरह का स्कैम हुआ हो तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। अख्तर अली ने कहा कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। साथ ही एसआईटी को आदेश दिया कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इसके बाद सीबीआई एक्शन में आई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल किया जाए। अख्तर अली खुलासा करते हैं, कहते हैं कि कोई भी टेंडर निकले, संदीप घोष उसमें 20% का कमीशन खाता। पैसे देने वाले को टेंडर दिया जाता था, भले ही वो अहर्ताएं पूरी ना करता हो। अस्पताल में कैंटीन को किराए पर देता था। सुलभ शौचालय हुआ, फूड स्टॉल हुआ, ये खुद ही दिया करता था। इसके साथ ही एक नियम है, लेकिन उन्होंने कभी भी उन नियमों को नहीं माना। वो एक रकम लेते, रातों रात आदेश जारी कर देते। इसका मतलब ये कि संदीप घोष घूसखोर था। ये आरोप सब लगा रहे हैं और अख्तर अली का भी यही बयान था। यही बयान अख्तर अली ने पुलिस के सामने भी दिया है। मानव अंगों की तस्करी के बारे में उन्होंने ये कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शवों को बेचने के बारे में उनके पास शिकायत आई थी। उनका कहना है कि इसकी शिकायत एचओडी को भी उन्होंने की थी। एचओडी ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को भी शिकायत दी। जिस दिन शिकायत की गई उसी दिन एचओडी का तबादला हुआ। मानवाधिकार संगठन ने भी इस पर कार्रवाई की, इसकी जांच की। रिश्तेदारों ने अपने परिजनों के शवों को बेचने की लिखित शिकायत की थी, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई थी। ये इतने रसूख वाले थे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी। एक और गंभीर बात जो संदीप घोष ने कही, वो पोर्न फिल्मों को लेकर कही थी। उन्होंने कहा कि पोर्न फिल्मों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संदीप का करीब 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग था जो कॉलेज के गेस्ट हाउस में लड़कियां लेकर आते थे। वो यहाँ शराब पीते थे। बाहर से भी कुछ लोग आते, उनके लिए रंगीन महफिलें सजती, यहाँ पर भी उनको शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास और फेल करता था, फिर उनसे पैसे लेता। विद्यार्थियों को अनैतिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने ये भी बताया कि गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन्होंने कहा कि जब सीसीटीवी कैमरे उन्होंने नहीं देखे तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। एक और बड़ी बात जो अख्तर अली कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ बोलता उसका तबादला हो जाता था। ऐसा ही संजय रॉय के साथ भी होता था। संजय रॉय के खिलाफ अगर कोई बोलता था या उसी विभाग में कोई कुछ कहता था या विरोध करता था तो संजय रॉय उसका तबादला करवा देता था। ये भी कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हुआ है। अच्छे डॉक्टरों का रातों रात तबादला हो जाता। तबादला कराना संदीप घोष के भी बाएं हाथ का खेल हो चुका था। उसका दरअसल एक नेक्सस था, एक गैंग था।
विद्यार्थियों को उनके गैंग में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाता, नाजायज काम करने के लिए दबाव डाला जाता था, नहीं तो उनको फेल करवा दिया जाता था, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, बच्चों को प्रताड़ित करते थे। वो एक तानाशाह की तरह कॉलेज चलाता था, उसको तानाशाह कह सकते हैं। ये बातें अख्तर अली ने कही हैं। अख्तर अली ने कहा कि जब उनका तबादला होता था तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में ताला लगा देते थे, लेकिन सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी। दूसरे प्रिंसिपल ताला लगे कमरों में कैसे घुसे, उनके अंदर हिम्मत कहाँ से आती, ये सब कभी नहीं समझ पाए। उनको सरकारी आदेश से भी कोई लेना देना नहीं था। अब इन बयानों से समझिए कि संदीप घोष कितना बड़ा गुंडा था, ये किस तरह की गुंडागर्दी करता था। उन्होंने कहा, अख्तर अली का बयान है कि एक नेक्सस है, इस पर से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। इनके निशाने पर विद्यार्थी हुआ करते थे। अख्तर अली का खुलासा ये भी था कि ये कोई छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, ये बहुत लंबा है, बड़ा भ्रष्टाचार है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जब वो रिपोर्ट जमा होगी तो वास्तविकता पता चल जाएगी। उन्होंने लाखों का नहीं, करोड़ों अरबों का घोटाला किया है। जैसे एक वाटर प्यूरिफाई एक्वागार्ड जो करीब 15,000 में आता है, उन्होंने एक एक्वागार्ड 42,000 में लगवाया। जो भी सामान आता वो निश्चित सप्लायर से ही आता था। उन्होंने 2 रुपए की चीज का भुगतान 10 रुपए में किया। ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग था। देश की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, पेट काट कर जो लोग जमा करते हैं पैसा, उनका पैसा, इस उम्मीद के साथ कि इन जैसे लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। क्या ये कोई सोचता है? इसकी सजा मिलनी चाहिए। अख्तर अली ने भी कहा कि जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनकी सर्विस ब्रेक हो गई, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा ऐसा कह दिया गया, उन्हें नौकरी के लिए धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, कई ऐसे खुलासे। उन्होंने कहा कि जहां ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत होती है वहां नौकरी मिल जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि आज भी उन्हें नहीं मालूम कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कल उन्हें निलंबित कर दिया जाए। कुछ और मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं कि संजय रॉय ने एक महिला को खूब परेशान किया था। दरअसल ये महिला अपने बच्चे को दिखाने के लिए इस अस्पताल में आई थी और जब वो महिला आई उस अस्पताल में अपने बच्चे को दिखाने के लिए, संजय रॉय उसको मिला। संजय रॉय ने उससे 1-2-4 बातें की, उसके बच्चे को बेड दिलवाया। उसके बाद संजय रॉय की जो नीयत थी उस महिला पर बिगड़ गई। उस महिला का पीछा करने लगा संजय रॉय। संजय रॉय के खिलाफ उस महिला ने पुलिस में कंप्लेन की, FIR दर्ज कराया। बावजूद इसके संजय रॉय का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर पुलिस चाहती तो उसी वक्त संजय रॉय पर एक्शन ले सकती थी और शायद आज वो लेडी डॉक्टर जिंदा होती। खैर, संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में बहुत सारी बातें कबूल की। उसने उस घटना का जिक्र किया जब वो पहले रेड लाइट एरिया में गया था। आरजीकर हॉस्पिटल में जघन्य हत्या को अंजाम देने के बाद वो अपने दोस्त के घर गया। उसका ये दोस्त कोलकाता पुलिस का अफसर है। संजय रॉय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में जिस तरह एक के बाद एक वारदात की कड़ियां खुली, जुड़ती चली गई, उसने न सिर्फ वारदात के सच को कहा बल्कि संजय रॉय के कनेक्शन को साफ कर दिया। 8 अगस्त की शाम से लेकर 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल करने, फिर अगले दिन खुद के गिरफ्तार होने से पहले तक सीसीटीवी कैमरों से लेकर मोबाइल फोन की लोकेशन, CDR, चश्मदीदों के हवालों से उसकी जो गतिविधियां सामने आई है वो चौंकाती है। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी थी। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग, सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इस कोशिश में उसे सेमिनार हॉल के आसपास कम से कम 15 लोग दिखे, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की। चूंकि इन सारे के सारे लोगों का कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, इन्हें सवाल जवाब करके छोड़ दिया गया। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब भी पुलिस की जद में नहीं था। वो कौन था? दरअसल यही वो शख्स था जो वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में जाकर सो गया था, वो भी नशे में धुत होकर। चूंकि अब तक पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल की टाइमिंग मोटे तौर पर पता कर चुकी थी, उसने 8 और 9 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज पर अपना ध्यान लगाया। इस दौरान फुटेज में संजय रॉय ही सेमिनार रूम के इर्द गिर्द दिखा। अब चूंकि संजय रॉय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आता जाता हुआ दिख रहा था, तो पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकाला, उसे अस्पताल में भर्ती मरीज को दिखाया। मरीज ने पहचान लिया, कहा कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये सिविक वॉलंटियर सौरभ का दोस्त है, जो उसी अस्पताल में कुछ समय से भर्ती था। दरअसल सौरभ का भाई इस अस्पताल में था। इसी भाई को जब संजय रॉय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से ये साफ हो गया कि एक डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे के बाद हुई है। चूंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था, तो 4 घंटा 3 से 4 बजे आप इसे मान सकते हैं।
तो ये बात साफ हो गई कि डॉक्टर की हत्या 4 बजे के आसपास हुई है। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय करीब 4 बजे ही सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखा। ऐसे में दूसरे सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि इस मामले में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय अब तक पुलिस की जद में नहीं आया था, वो पुलिस की पकड़ से उस वक्त तक बाहर था। दोपहर को जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान की, तब पता चला कि आखिरकार ये कौन है, और सौरभ को भी नहीं पता था कि पुलिस संजय को खोज रही है। इसी बीच उसने संजय को फोन करके दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था, तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर यह जानकारी दी कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में उसे ढूंढ रही है। ये सुनकर सौरभ चौंक गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व तो किया, साथ में उसे यह भी बता दिया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसको खोज रही है। लेकिन सौरभ ये देखकर हैरान था कि बेशिकन संजय बात को टाल रहा था। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया, लेकिन बैरक में गया और फिर से शराब पी ली, सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसको ढूंढती नजर आई, तब पुलिस के बैरक में पहुंची। नशे में धुत वो वहीं पे सोया हुआ था। गिरफ्तारी के फौरन बाद उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया, बल्कि पुलिस से कहा मुझे फांसी दे दो। लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो पूछताछ में बहुत आराम से सारी बातें बता रहा था, कबूल भी कर रहा था। पुलिस को सारी सीक्वेंस उसने बताई। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से पूछताछ की, जो वारदात से पहली रात उसके साथ था। सौरभ भी संजय की तरह ही एक सिविक वॉलंटियर है। उसने पूछताछ में पुलिस को कहा कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आरजीकर अस्पताल में भर्ती करवाया था। वो दोपहर को 1:30 बजे अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए अस्पताल के रिसेप्शन पर गया। वहां उसने पूछताछ की। भर्ती हो जाने के बाद रात को 10:30 बजे वो फिर से अस्पताल पहुंचा। वहां संजय भी सौरभ के पास था। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों ने मरीज को अस्पताल में छोड़ा और बाहर आ गए। दोनों ने शराब की। इसके बाद वो नॉर्थ कोलकाता में मौजूद एक रेड लाइट एरिया है सोनागाछी, वहां गए। वहां सौरभ एक अड्डे के अंदर तो चला गया, लेकिन संजय बाहर खड़ा था। चूंकि संजय को सोनागाछी में अड्डे के अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के ही एक दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला में जाने का फैसला किया। चेतला साउथ कोलकाता में है। सोनागाछी से इसकी दूरी है करीब 15 किलोमीटर। 8 और 9 की रात को दोनों सोनागाछी से निकलकर बाइक से चेतला पहुंचे, लेकिन यहां भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। यहां भी संजय का दोस्त सौरभ जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर गया, लेकिन संजय नहीं गया। तफ्तीश में साफ हुआ कि वहां खड़े खड़े ही उस रात संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था, उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। कुछ प्राइवेट तस्वीरें उसने मांगी थी, वो तस्वीरें भी पुलिस ने उसके फोन से बरामद की। संजय रॉय दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंचकर भी किसी से रिश्ते बनाने में नाकाम रहा। जब पुलिस ने इसके बारे में उससे पूछा कि आखिरकार वो दो रेड लाइट एरिया गया, बावजूद इसके वो किसी अड्डे पे नहीं गया, इसके पीछे की वजह क्या थी, तो उसने कहा उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस को इस जवाब पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दिमाग में तब तक किसी वारदात को अंजाम देने का फितूर है। इसलिए उसने जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचकर भी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को कहा कि उसे बाइक चलाने नहीं आती, इसलिए उस रात शराब पिए होने के बावजूद बाइक संजय ही चलाता रहा। जब दो रेड लाइट एरिया से घूमकर दोनों आरजीकर अस्पताल के पास पहुंचे, तो संजय 4th बटालियन की ओर जाने की जगह अस्पताल की तरफ बढ़ गया। इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि वो 4th बटालियन की तरफ से नहीं जाएगा, तो उसने कहा वो नहीं जाएगा। तभी रात के करीब 2:45 बज रहे थे। सौरभ ने कहा आरजीकर अस्पताल की तरफ से भी एक सड़क 4th बटालियन की तरफ जाती है, इसलिए उसको लगा कि शायद संजय उसी रास्ते से घूमकर 4th बटालियन आएगा। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को कहा कि उसे नहीं पता था कि इसके बाद संजय कब बैरक लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे अस्पताल में भर्ती अपने भाई के पास उसे जाना था। इसके लिए जब वो संजय को जगाने में बैरक पहुंचा जगाने के लिए, तो वो गहरी नींद में सो रहा था। 2 बार जगाने की कोशिश उसने की, बावजूद वो उठा नहीं। सौरभ का कहना है कि इसके बाद वो अकेला ही अस्पताल गया और वहां उसने डॉक्टरों से बात की। 9 अगस्त की दोपहर को डॉक्टरों से मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में वो संजय को साथ में लंच करने के लिए बुलाना चाहता था। इसके बाद जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा, वो लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजीकर में हुई वारदात के बारे में कहा। उसने उस बात को टाल मटोल दिया और कहने लगा कि चलो देख लेते हैं। सौरभ की माने तो इसके बाद भी वो कोई रिएक्शन देता नजर नहीं आया, जैसे कोई अपराधी जिसने अपराध कर दी हो और उसके बाद वो डरा हुआ हो, ऐसी कोई शिकन उसके चेहरे पर नहीं थी। इसके बाद वो टॉयलेट जाने की बात कहकर निकल गया और फरार हो गया। दरअसल सौरभ ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने संजय को साथ में अस्पताल चलने के लिए कहा, लेकिन वो हर बार मना करता रहा।
आखिर में उसने एक दोस्त के साथ शराब पार्टी करने की बात कही, अस्पताल जाने से मना कर दिया। संजय बेशक आरजीकर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वारदात के अगले दिन 9 अगस्त के रोज वो बहुत रिलैक्स्ड और खुश था। उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे ये पता चला कि पुलिस संजय को उस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। उसने संजय को कई बार फोन किया। फिलहाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर का मुलजिम संजय रॉय जेल में है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में बड़ी जानकारी भी सामने आई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मामले में गैंगरेप की संभावना को खारिज किया। सीबीआई ने साक्ष्यों के हवाले से बताया, आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कहती हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के सूत्र का कहना है जांच अपने अंतिम चरण में है। सीबीआई मामले में अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सीबीआई ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट किए हैं। सीबीआई के पास ये मानने का कोई कारण नहीं कि डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या में बाकी लोग भी शामिल थे। एजेंसी ने 3 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी डॉक्टर घोष की है, जिसने हत्या के कुछ दिनों बाद नैतिक आधार पर पद छोड़ दिया था। दरअसल संदीप घोष को वहां से भी हटा दिया गया और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संदीप घोष को सस्पेंड भी कर दिया है। अब इन सब के बीच में ये कहानी बहुत हद तक साफ हो जाती है कि संजय रॉय किस मानसिकता का आदमी था, किस क्रिमिनल माइंड का था और वो इस पूरी वारदात को कितनी आसानी से अंजाम दे सकता था। संदीप घोष का इसमें क्या रोल था, संदीप घोष किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त था, गलत काम करता था, स्टूडेंट्स पर दबाव बनाता था, उसने अपना नेक्सस बना रखा था। कई लोगों को जब संदीप घोष की सच्चाई पता चल चुकी थी तो संदीप घोष उसका तबादला कर देता था। बावजूद इसके क्या ऐसा हो सकता है कि उस लेडी डॉक्टर को संदीप घोष की या अस्पताल की कुछ ऐसी बात पता चल गई हो जो शायद किसी को पता नहीं थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।